नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कैग पेपर लीक का विरोध अब देश के सबसे बड़े युवा आंदोलन की शक्ल ले रहा है। क्या छात्रों के गुस्से ने अब राजनीति का केंद्र बदल दिया है? क्या सरकार के सामने सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि अब भरोसे का भी संकट खड़ा हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पूरे घटनाक्रम का अंत कहां होगा? नमस्कार, मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा या एक भर्ती का विवाद नहीं रह गया है। बीते कुछ दिनों में यह आंदोलन लगातार बढ़ा हुआ है। संसद मार्च, पुलिस की कार्रवाई, घायल प्रदर्शनकारी, सोनम वांगचुक का जारी अनशन, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच पहली बातचीत की कोशिश, विपक्ष का खुला समर्थन और संसद में हंगामा, इन सब ने इस मुद्दे को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस बना दिया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, खुद प्रधानमंत्री ने यह कहा है, और कानून अपना काम करेगा। दूसरी तरफ आंदोलनकारी कह रहे हैं कि अब सिर्फ कार्रवाई के भरोसे बात नहीं बनेगी, जवाबदेही भी तय करनी होगी। और आज तो धरना चला गया प्रधानमंत्री आवास तक। हालांकि वो राजनीतिक पार्टी का था, लेकिन पहुंचा वहां तक। विपक्ष इसे युवाओं के भविष्य और सरकार की जवाबदेही का सवाल बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो क्या अब ये आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंच गया है? क्या सरकार संवाद का रास्ता चुनेगी या सख्ती का? क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद से सड़क तक और बड़ा बनाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल, इस पूरे घटनाक्रम में छात्रों का भविष्य और देश की परीक्षा व्यवस्था का भरोसा कैसे बहाल होगा? इन तमाम सवालों पर होगी आज की सबसे बड़ी और सबसे सार्थक और ज़रूरी चर्चा। लेकिन उससे पहले आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम पर अलग अलग जो बयान आए हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण बयान रहे वो आपको सुनवा देते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता तुहीन सिन्हा, कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार। आप सभी का स्वागत है। तुहीन जी, पहला सवाल आपसे ही। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि पेपर लीक घोर पाप है और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं का जो भरोसा है वो सिर्फ सजा से लौट आएगा या सरकार को ये भी बताना होगा कि ऐसी नौबत आई कैसे? मैं तमाम राजनीति को अभी फिलहाल के लिए इससे दूर रख रहा हूं। आज के पूरे घटनाक्रम की बात हम आगे चलते हुए करेंगे, लेकिन जो मूल मुद्दा है, जो मूल सवाल है, वो ये है। नमस्ते विनीत जी, सबको नमस्ते। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट आज कहा है कि पेपर लीक जो है हम सबको, पूरे समाज को शर्मसार करता है और उसके खिलाफ एक्शन भी क्या हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहला इस देश का एंटी पेपर लीक जो नियम है, कानून है, वो हम ही ने लाया था। इस बार जब पेपर लीक हुआ तो तुरंत हमने फैसला किया कि अगले साल से पूरी तरह से नीट एग्जाम डिजिटल फॉर्मेट में होगा, जिससे कि गुंजाइश ही नहीं बचे किसी पेपर लीक की। 50 दिन के अंदर त्वरित तरीके से त्रुटि मुक्त एग्जाम हमने कराया और एक व्यवस्थागत सुधार के, प्रणालीगत सुधार की ओर पूरी तरह से कार्यरत है। इसीलिए यह कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, देखिए, जब व्यक्ति विशेष तक पूरा डिस्कशन सीमित हो जाता है तो यह उस व्यक्ति की भी मंशा पर सवाल उठाता है जो पहले तो आज राजी हो गया था कि केवल उसकी मांग ये थी कि सरकार को डिस्कशन करना चाहिए पार्लियामेंट में। हमने हमेशा कहा है हर विषय पर हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो मांग पूरी हो गई तो अगली मांग आ गई फिर वही व्यक्ति विशेष की कि अब आपका उनका इस्तीफा भी दे दीजिए।
तो मुझे लगता है कि आज जो हमने देखा है प्रधानमंत्री आवास के बाहर, ये कोई संयोग नहीं था, ये प्रयोग था। और मैं आपके समक्ष एक वीडियो प्ले करना चाहता हूं। ये 2020 का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ आप आवाज सुनिएगा। की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये वीडियो जो है फरवरी 2020 का है। उस समय जो है राहुल गांधी ने ये वाहियात बातें कही थी कि प्रधानमंत्री को मार पड़ेगी। तब से जो है उनकी मंशा केवल और केवल, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सिनिस्टर मोटिव्स पर काम कर रहे हैं। देखिए, हम स्टूडेंट एक्टिविज्म का समर्थन करते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 70 के दशक में अनेक बड़े नेता जो है स्टूडेंट मूवमेंट से ही बाहर आए हैं। 90 के दशक में भी स्टूडेंट मूवमेंट हमने शुरुआत में देखा है। लेकिन आज जो आप स्टूडेंट मूवमेंट देख रहे हैं वो स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है, वो राजनीति के एवज में जो हताश पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिसका पूरा भरोसा अब इस देश में जीतने का खत्म हो गया है, वो स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रही है। और आज जो हुआ है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मैं तुहिन जी फिर से एक बार सवाल पूछूंगा। देखिए, मैंने तो अपने सवाल में स्पष्ट किया था कि मैं किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र नहीं कर रहा। मैं एक बहुत गहरा, बहुत बेसिक और बहुत चिंतन वाला, आत्मचिंतन वाला सवाल पूछ रहा हूँ। और आज सुबह की एक घटना आपको बताता हूँ। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, 15-16 साल का वो बच्चा रहा होगा, कि ये अगले साल भी पेपर लीक होगा क्या? ये सवाल है सर, ये मुख्य सवाल है। राहुल गांधी ने क्या किया? इस सवाल का उत्तर मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए प्लीज सर। या कोई कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी, वो क्या कर रही है, कौन धरने पे बैठा, कौन नहीं बैठा, ये थोड़े दिन में सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो मूल सवाल है, जो पिछले 3-4 साल से और बड़ा होता जा रहा है हर साल, क्या पेपर लीक रुकेगा? नंबर 1। और दूसरी बात, ये पेपर लीक क्यों हुआ, कहाँ तंत्र में खामी थी, किस वजह से ये नहीं रुक पा रहा था, ये भी अगर सामने आएगा तो आप ही की सरकार की जो कद है वो बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। आई होप कि आप मेरे सवाल की गंभीरता और गहराई को समझ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आपके पहले सवाल का उत्तर मैंने अपने पहले लाइन में दिया था, शायद आप नहीं सुन पाए होंगे। मैंने कहा कि पहला निर्णय, हाँ, इस तो मैं बार आपको बताऊं सर, मैं आपको बताऊं, पहला निर्णय था कि पूरी मैं तरह आपको बताऊं, मैं उसका भी बताऊं आपको। एक मिनट सर, एक मिनट तो इन सर, पिछले साल भी जब पिछली बार का नीट लीक हुआ था, उस समय भी यही बात कही गई थी कि अगली बार नहीं होगा, लेकिन हुआ, उससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पे हुआ और आज नौबत यहां तक आ गई। नहीं, पिछले बार ये एश्योरेंस नहीं था, मुझे संज्ञान नहीं है। आप दिखा सके, अगर पब्लिक डोमेन पर हो तो आप दिखा सकते हैं। मैंने शोज किए थे इसलिए मुझे याद है। देखिए, अब दूसरी, आप राजनीति से अलग रखना चाहते हैं डिबेट में, हम भी राजनीति से अलग रखना चाहते हैं, क्योंकि ये डिबेट राजनीति का नहीं है। आज राजनीतिकरण इसका जबरदस्ती किया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आज इसका जबरदस्ती राजनीतिकरण किया गया। लेकिन उसके बाद भी केवल, मैं मुझे 1 मिनट दीजिए, केवल आज जो हम पर आरोप लगाए गए हैं कि युवाओं के लिए अवसर नहीं, एंटी यूथ कहा जा रहा है, मैं सिर्फ आपको मेडिकल सेक्टर के ही जो अवसर पैदा किए गए हैं पिछले 12 वर्षों में वो गिनवा देता हूं। जहां 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 823 है। पोस्ट ग्रेजुएट में केवल 31,000 स्टूडेंट होते थे 2014 में, आज 78,000 है। तो ऐसा नहीं है कि हम अवसर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सुधार नहीं कर रहे हैं। मैं, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि हर एक पेपर लीक ना, वो देश की आत्मा, वो हमारी आत्मा को बिल्कुल सर, बिल्कुल तुहिन जी। और ये लोग जो आज जो शब्द आप अभी कह रहे हैं ना, उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, 40 पेपर लीक होते थे, घोर पाप है। ये उनके 2 वर्ड्स हैं। बैठे होते थे, हम नहीं शांत बैठने वाले। उन्होंने कहा ये घोर पाप है। तो जब वो घोर पाप खुद प्रधानमंत्री इसे कह रहे हैं, तो फिर सारी बातें एक तरफ चली गई, सब कुछ एक तरफ चला गया। इस पाप का समूल नाश हो, वो एकमात्र चीज होनी चाहिए। बाकी सब चलता रहेगा, राजनीति चलेगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सब होगा। पता है तुहिन जी हुआ क्या है? यहाँ मेरा ओपिनियन अलग है।
पाप है, बिल्कुल हमने स्वीकार किया, लेकिन जो हरकत आज नेता विपक्ष ने की मैं है, बात ही नहीं कर रहा सर आज की। एनीवेज आगे बढ़ते आप जी जी नहीं, मैं आपके सवाल का वो नहीं कर रहा, कटाक्ष नहीं कर रहा, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अभी तो 1 घंटे की चर्चा है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। तुहिन जी, मैंने ना आपको बहुत कॉमन सा एक आम व्यक्ति का, एक आम परिवार का, एक आम छात्र का जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो रखी। बाकी उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी कहानियां हो रही हैं। आज दिन भर से हर टीवी पे यही डिबेट चल रही है, यही विजुअल्स चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। बट आई होप कि हम यहाँ थोड़ी सी अलग चर्चा करें। हम भी 2 महीने से महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ। हम भी 2 महीने से महसूस कर रहे हैं। हाँ, ईशान जी, विपक्ष आज सरकार को घेर रहा है, ठीक है, उसका काम है, लेकिन देश में पेपर लीक की घटनाएं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सरकारों में हमेशा होती रही। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। क्या आज की लड़ाई सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ है, या परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आपके पास कोई ठोस रोड मैप है, या आपके नेताओं को लगा कि भैया एक अच्छा मुद्दा है, खड़ा हो गया है, छात्र एक लेवल तक ले आए हैं, इसे लपक लेते हैं? विनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि अभी कितनी बेशर्मी के साथ बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं, ये शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। उन्होंने अपनी बात रखी, आप अपनी बात रखिए। करूंगा मैं बेशर्मी की बात नहीं, इनको प्रधानमंत्री के दिखा देने दीजिए। एक बात बोली। एक मिनट ईशान जी, अभी मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उतनी बात बोलो ना। क्यों डिरेल करना है बहस को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके? प्रधानमंत्री को पूरा देश बेशरम कह रहा है प्रधानमंत्री को। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? कौन है पूरा देश? आपने एक सवाल पूछा, कौन है पूरा देश? क्या मैं हूं, या इस पैनल पे बैठा कोई दूसरा आदमी है? नहीं, देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है ईशान साहब कि मुद्दे की बात करें हम। नहीं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। देखिए, आप एक मिनट, आप भी शांत रहिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। लाठी मारी गई वो बेशरम। मेरी बात सुनिए। आप कल की जिन युवाओं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए मुझे, आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा कि मुझे राजनीति की बात नहीं करनी है। रोज आके आप लोग वही बात घुमा घुमा के असली मुद्दा है उसको ताक पे रख देते हैं, और इसी कारण है कि पिछले 10 से 20 सालों में अलग अलग व्यवस्थाओं में पेपर लीक आज तक नहीं रुका है। बेकार की बात मत कीजिए। बोलिए अब। हाँ, विपक्ष की बात तो आपको बेकार की बात ही लगेगी। मुझे हर वो बात जो बेकार की है वो बेकार की लगेगी। शायद आपने ईशान जी, तुहिन जी के साथ मेरी पिछली 5 मिनट की बातचीत नहीं सुनी। यही दिक्कत है मीडिया के साथ, आज के मीडिया के साथ प्रॉब्लम यही है आज के मीडिया के साथ, कि जब विपक्ष का नेता बोलता है ना तो उसको दिक्कत महसूस होती है। अभी तो मैंने बोलना ही शुरू नहीं किया था कि आपने बीच में आप सार्थक बात कीजिए। सवाल सुना आपने मेरा? आपने एक सवाल सुना आपने मेरा? आप सार्थक बात कीजिए ना। आपने आके क्या बोला, ये बेशरम, वो बेशरम? आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री बेशरम है। देश का प्रधानमंत्री आवारा है और बेशरम है, बोलता हूं। इनको हटाइए शो से। क्या चल रहा है? बच्चों के साथ नहीं खड़ा हुआ आज, बच्चों के साथ जो खड़ा हुआ है वो राहुल गांधी है, जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। आपने सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से जी, पिछले 20-25 दिन से कहां थे 20-25 दिन से पिछले, जब वो भूख हड़ताल पे बैठे थे? क्यों नहीं गए उनके पास बैठने के लिए? और अब जब मुद्दा पक गया तो आपने उठा लिया हाथ में। जवाब देने का मौका देंगे या मोदी वंदना करवाएंगे? मैं मोदी वंदना की बात नहीं कर रहा हूं। आप सिर्फ इतना कह के मुझे चुप करा लेंगे कि ये मोदी वंदना है, तो क्या मैं चुप हो जाऊंगा? कैसे लोग को ले आते? आप मोदी वंदना करनी है तो करते रहिए, मैं चुप हो जाता हूं। आप चुप हो जाइए, बेटर है आप चुप हो जाइए। चांद साहब चुप हो जाइए, आप रहने दीजिए। चांद साहब, नहीं तो मैं छोड़ देता हूं आपकी डिबेट। मैं छोड़ के जाता, तो आप बुलाते क्यों है फिर? तो आप ढंग से बात कीजिए ना। मैंने आपसे कहा डिबेट छोड़ने से क्या होगा सर? डिबेट छोड़ने से क्या होगा? क्या कोई वंदना की गई? क्या कोई गलत सवाल पूछा गया आपसे, या कोई ऐसा सवाल है जो तुहिन जी से नहीं पूछा गया? आप डिरेल कर रहे हैं, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। विपक्ष को पीटा, आपसे कुछ बोला गया? आप विपक्ष को पीटा, आप कहां आप आए थे सुनने के लिए? आप कल के शो में थे? आप कल के शो में थे? बिल्कुल। आपको आप थे कल के शो में मेरे साथ? आपको बीजेपी का आप थे कल के शो में? आप आए थे शो के अंदर? आप सबको एक तराजू में मत तोलिए। पहली बात, 1 घंटे आप इस शो में है, वहां की बात कीजिए, बाकी बातें आप छोड़िए। आपको मिर्ची लगने लग गई,
अब आप बोलने का मौका देंगे कि नहीं देंगे मुझे बता आप अगर सही से बोलेंगे तो पूरा मौका है, आप सही से बोलेंगे तो पूरा मौका है। आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यह पूछा कि 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, क्या सीखे? तो उन्होंने कहा था जी कोई अश्योरेंस नहीं दी। अब इसको मैं बेशर्मी बोलूं कि ना बोलूं, बताइए मुझे। कल आपने बच्चों को पीटा सड़क पे, उनको आपने डंडे मारे, लाठियां मारी, आंसू गैस छोड़े उनके ऊपर, यहां तक कि बिजली का करंट भी मारा गया उनके ऊपर। महिलाओं को महिला जो बच्ची थी उनको पीटा गया और पुरुष पीट रहे थे उनको। तो इस पर बेशरम ना बोलूं प्रधानमंत्री को तो क्या बोलूं? गृह मंत्री को, अमित शाह को बेशरम ना बोलूं तो क्या बोलूं? विपिन जी, यही भाषा चलती जा रही है आपके अब आइए अच्छे शो पेपर में। लीक ये की बात किसको पे। लेकर आए हैं आप? बिल्कुल मैं थोड़ा सा बोलूंगा। भाषा की मर्यादा रखिए। बिल्कुल बोलूंगा, मैं बिल्कुल बोलूंगा। आप ये बताइए। अच्छी बात है ना, देखिए ये कह रहे हैं कि अच्छी बात ये है, एक बोलेंगे मिनट दो, ना, सबके ऑडियो डाउन। अच्छी बात ये है कि हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो विपक्ष में हो, उनकी क्या सोच है, क्या मानसिकता है, क्या तौर तरीका है, वो दर्शकों के सामने। बोलिए आप। मीडिया की मानसिकता भी दिख रही है, मीडिया की मानसिकता भी दिख रही है कि जब विपक्ष का कोई नेता बोल रहा हो या प्रवक्ता बोल रहा हो तो बार बार डिस्टर्ब करते हैं, उनको टोकने का काम करते हैं। सर, ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया और हर जगह फिट नहीं बैठता। आप आगे बोलिए। हाँ, नहीं पुराना नहीं हुआ। हमाम में आपका दिख रहा है कि आप देखिए, आपने मेरे 13 मिनट हो गए हैं, अब मैं क्यों ना चांद साहब के पास चला जाऊं? आप तो अपनी बात बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपने 8 मिनट उनको दिया और आपने मुझे 1 सेकंड में ही टोकना शुरू कर दिया। इसमें मैंने 13 मिनट हो गए। आपके शब्दों पर टोका है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। चांद साहब, ठीक है, मैं दोबारा, थोड़ा वेट कीजिए। चांद साहब, नहीं, अगर आप 30 सेकंड दे सकते हो तो दीजिए, वरना मैं छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं। तो 30 सेकंड लीजिए। चलिए, सरकार से क्या पूछने का कष्ट करेंगे? सरकार से यह पूछने का कष्ट करिए कि सीबीआई का कन्विक्शन रेट पेपर लीक के मामले में 0 क्यों है? क्यों धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? क्या वो पैसा बनाने की मशीन है उनके लिए? कोई कट कमीशन का यहां पे मामला चल रहा है क्या? आपने सीबीएसई के पेपर को बर्बाद कर दिया, आपने नीट के पेपर को बर्बाद कर दिया। पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, तब तो आप कुछ नहीं सीखे। और यहां इनके प्रवक्ता आके बेशर्मी से कह रहे हैं कि कोई एश्योरेंस नहीं थी जी, हमने कोई एश्योरेंस नहीं दी, इस बार एश्योरेंस दे रहे हैं। आपके एश्योरेंस पे किसको भरोसा है? इस देश के युवा को आपके एश्योरेंस पे भरोसा नहीं है। और आपने, राहुल गांधी जी की इन्होंने टिप्पणी चलाई थी कि डंडे से मारेगी प्रधानमंत्री को। मैं कहता हूं डंडे से ही नहीं मारेगा इस युवा प्रधानमंत्री को, घसीट के ले जाएगा। और जिस सत्ता के अहंकार में वो चूर है, उस सत्ता के अहंकार को इस देश का युवा प्रधानमंत्री सुन लीजिए भाषा, खत्म करेगा, घसीट के लेके जाएगा सड़क पे। ठीक है, बिल्कुल बोलूंगा। हो गई, ठीक है, हो गए ना आपकी 30 सेकंड वाली बात। मैं चांद साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा टिप्पणी लेता हूं अपने दोनों पत्रकार बंधुओं से। हर्ष जी भी हैं, प्रेम जी भी हैं। चांद साहब, मैं भी चाहूंगा कि आप भी थोड़ा राजनीतिक प्रवक्ता से अगर अलग हट के बात कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं। हर्ष जी, एक बात बताइए, इस पर बहुत सारा कवरेज हो रहा है पिछले कई 30 दिन से, 2-3 दिन में बड़ा इंटेंसिफाई हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में क्या आपको नहीं लग रहा कि वो जो एक मूल सवाल है, वो जो बच्चा जिसने एग्जाम दिया, उसके माता पिता जिसने साल भर या कई सालों से उसको तैयारी कराई, वो एक तरफ जा चुका है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। हर किसी को बस अपनी बात रखनी है यहाँ पे। और अभी आपने पिछले 15 मिनट में, आई थिंक कार्यक्रम हाँ हो गए 15 मिनट, आपने देख लिया कि क्या स्थिति है। देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो ये कि विपक्ष और सत्ता पक्ष, ये तो हम नाम देते हैं, लेकिन है तो सभी राजनीतिक दल, और सबका अभीष्ट सत्ता पाना है, ये इनके इन प्रकार है। तो राजनीति नहीं होगी ऐसा तो संभव नहीं है, और लोकतंत्र में राजनीति होना ये सुखद होता है, इसको लेकर बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं स्वयं जिस रास्ते से इधर पत्रकारिता में आया हूं, मैं छात्र राजनीति की तरफ से आया हूं, और मेरा ये मानना है कि छात्रों का आंदोलन, छात्रों का प्रदर्शन, ये किसी भी मुद्दे पर तभी होता है जब जरूरत होती है। उनके मुद्दे बिल्कुल जायज। मुझे पहले दिन से मेरा ये मानना था कि धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र देना चाहिए था। बावजूद इसके, ये कोई ऐसा नहीं है किसी शिक्षा मंत्री के या किसी मंत्री के त्यागपत्र देने से कोई सिस्टम सुधर जाएगा। और धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के ही शिक्षा मंत्री रहते हुए दोबारा नीट का पेपर बहुत ठीक तरीके से हुआ, बिना किसी गड़बड़ के, 0 एरर के साथ हुआ। अब सवाल ये कि इसके बाद भी क्या धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांगा जाना चाहिए? बिल्कुल मांगा जाना चाहिए, विपक्ष की मांग होती है, और अगर ये हो तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू है,
क्या ये आंदोलन पूरी तरह से ऐसा पॉलिटिकल हो गया है जिसमें एनार्की के अलावा कुछ नहीं बचा है? क्या ये आंदोलन वहां पहुंच गया है जिसकी चर्चा आप करने से बच रहे हैं? हर कोई बचता है कि छात्रों का मुद्दा पीछे न चला जाए। आप जरा सोचिए, छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुए इस आंदोलन में एक लड़का आता है, विदेश से चला आता है, उसके साथ 2-3 लड़के और होते हैं। अब उन्होंने एक लड़के को निकाल भी दिया पार्टी से क्योंकि बेचारा भूख नहीं बर्दाश्त कर पाया, प्रदर्शन में बर्गर खा रहा था। अब ठीक है, वो भी रोने लगा था भूख के मारे, जो दूसरा लड़का। अब वो चूंकि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी बैक्ड है, सारे तिलचट्टे ये आम आदमी पार्टी के हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की साख इतनी चली गई थी कि उनको लग रहा था कि हम क्या करें। अब राहुल गांधी 20-22 दिन विदेश यात्रा करके लौटे, उनको लगा अरे मैं इस पूरे आंदोलन से गायब हो गया, कल इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया, तो उनको लगा कि आज एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस तरह का धरना प्रदर्शन ये नहीं होता है, किसी कीमत पर नहीं होता है। और प्रधानमंत्री के तौर पर हमने इस देश के 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी। राहुल गांधी जी को अच्छे से पता है, बावजूद इसके इस तरह का प्रदर्शन ये विशुद्ध अराजकता है। अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि एक तरीका होता वो चले जाते जंतर मंतर, लेकिन ना, वहां जाते तो अरविंद केजरीवाल को मजबूत होने का खतरा था। ये छात्रों से निकलकर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस की लड़ाई हो गई। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे ये लगता है कि त्यागपत्र धर्मेंद्र प्रधान जी को देना चाहिए था। उन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए होंगे, उनकी वजह से कोई पेपर लीक हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन किसी भी मंत्री की वजह से नहीं होता है। त्यागपत्र, जवाबदेही कभी न कभी तो दिखनी चाहिए। ठीक है चांद साहब, ये जो छात्र आंदोलन है, ठीक है, इसको विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, आपके नेता भी पहुंचे, लेकिन क्या लगता है आपको कि राजनीतिक दल हैं उस सक्रिय एंट्री से, मतलब ये जो घुस गए हैं, कोई कह रहा हाईजैक कर लिया, कोई कह रहा कुछ कर रहा है, उससे छात्रों का जो मुद्दा है मजबूत होगा, या कहीं ऐसा होगा कि असली मुद्दा तो पीछे चला गया और राजनीति उसको ओवरटेक कर लेगी, जो होता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए विपिन जी, 2 बातें हैं। एक तो जो छात्रों का दर्द है, आपने कहा कि राजनीतिक बात ना की जाए, तो मैं उसी पे आ जाता हूं। जो छात्रों का दर्द है, क्या उस दर्द को भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझती है? हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के आवास पे धरना नहीं होना चाहिए था। मैं उनकी इस बात से सहमत हो जाता हूं कि चलिए नहीं होना चाहिए था। क्या सरकार का कोई मंत्री धरने पे लगातार बैठे लोगों से, छात्रों से मिल नहीं सकता था? क्या उनकी बात को नहीं सुन सकता था? क्या मांग कर रहे थे? अगर विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं उनको क्यों इस आंदोलन में आना पड़ा, क्यों नौजवानों के साथ देना पड़ा? क्यों? क्योंकि सरकार नहीं सुन रही थी। आज जब आप चर्चा कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पे, क्या 1 महीने से कभी कोई चर्चा हुई इस बात की? क्या कोई डिबेट हम लोग कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, हम दूसरे मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे। ये चर्चा देश पे और तब मजबूत हुई, तब होनी शुरू हुई जब विपक्ष के नेताओं ने, विपक्षी पार्टियों ने। चांद साहब, एक छोटा सा सवाल, किसने कहा था कि इस मुद्दे को कोई हाथ ना लगाए? किसने रोका था? क्यों? राजनीतिक पार्टियों की जो अक्षमता है, या विपक्ष की अक्षमता कहूं, उसके चलते तो ये बाकी की चीज खड़ी हुई है। अगर आपने अपना काम पहले किया होता तो इसकी नौबत आती थी क्या? विपिन जी, हम लोग तो अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं आपसे कैसे निभा रहे बात करता हूं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र कैसे? सर सुन लीजिए, हम आदरणीय डिंपल यादव जी कल उन बच्चों से जो घायल थे उनको हॉस्पिटल एडमिट कराती रही। उससे पहले कहां थी डिंपल जी? जिनको मार उससे पहले कहां थी? बच्चे तो, अब तो बच्चे घायल हो गए ना, उनको बिल लिए कर लिए, अलग बात है। अब आप फर्स्ट प्लेस में, अगर फर्स्ट प्लेस में, देखिए विपिन जी, देखिए मेरी आपत्ति, एक बात सुन लीजिए, आपने दूसरे लोगों को बोलने में नहीं टोका, आप मेरी बात मैं आपको टोक नहीं रहा सर, हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं टोक नहीं रहा, मैं क्षमा चाहूंगा, आपको टोक नहीं रहा, आपको टोक नहीं रहा, हम दोनों संवाद कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप जिस बात को कह रहे हैं, हम तो लखनऊ विश्वविद्यालय के जो छात्र पिछले 50 दिन से ज्यादा फीस वृद्धि को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं, गर्मी में बैठे रहे, आज बरसात में भी बैठे हुए हैं, उनसे सरकार कहां बात करने जा रही है? विश्वविद्यालय के लोग कहां बात करने जा रहे हैं? हम लोग तो लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री सब वहां पहुंच रहे हैं, विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सब पहुंच रहे हैं। आप बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं पता है कि 50 दिन से ज्यादा हो गए छात्र धरने बैठे, उनसे कौन बात कर रहा है? तो दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे भी कौन बात कर रहा था? छात्रों से ये बात कहां कर रहे? ये जो छात्र हैं जिनकी पीड़ा आपकी, हमारी सबकी पीड़ा है, वो कोई राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है,
आपके हमारे परिवार के लोग हैं, उनमें बहुत से पेरेंट्स मौजूद थे जो उस तो प्रदर्शन में गए आदरणीय थे। चांद जी, सवाल मैं इस और बात का है कि क्या अगर बोल रहा हूं सरकार- आपसे। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। चलिए एसआईआर का मुद्दा हो, भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो, कुछ पश्चिम बंगाल का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, ये ऐसे मुद्दे हैं। सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। बहुत सारा जो बड़ा वर्ग है ना देश का, वो मुद्दे को सिर्फ सुनता अपने ड्राइंग रूम में बैठ के। लेकिन ये जो मुद्दा आ गया ना, ये नीट वाला, परीक्षा वाला, बच्चे के भविष्य वाला, ये सबको पीड़ा महसूस हुई। ठीक है, तो वो व्यक्ति बोला। अब आपको एज ए पॉलिटिकल पार्टी उन मुद्दों पे ज्यादा आपको राजनीति प्रिय लगे तो अलग बात है, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा मुद्दा है जो आम जनमानस को बिल्कुल अंदर दिल तक टच कर जाता है। तो क्या वहां राजनीतिक पार्टियों का काम नहीं बनता था कि जाके उस मुद्दे को उठाएं? या व्यक्ति जब खुद घर से निकला, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, चाहे छात्र निकले। विपिन जी, हाँ बोलिए। विपिन जी देखिए, इस देश आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कोई इतना बड़ा आंदोलन शिक्षा के लिए हो रहा है। इससे पहले बहुत से आंदोलन देश में आजाद हिंदुस्तान में भी हुए। और जब कब? अभी आप अभी की बात कर रहे हो? लेकिन ये पहला मौका, मैं अभी की बात कर रहा हूं, शिक्षा, केवल शिक्षा के लिए। वो मंडल का मंडल तो सर थोड़ा छोटा था, मेरी उम्र उतनी नहीं थी, पर इससे तो बड़ा ही था। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा शिक्षा के लिए, किसी एग्जाम परीक्षा लीक के लिए केवल एक मुद्दे पे अगर कोई आंदोलन देश में खड़ा हुआ तो सबसे बड़ा आंदोलन है। और फिर आपने कहा कि हम विपक्ष के लोग बोलते नहीं है। अरे हमने तो उत्तर प्रदेश में 18,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, तब भी हमने धरना प्रदर्शन किया। किसने सुना, किसने दिखाया? और आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, 90,000 से ज्यादा कॉलेज बंद हो गए। हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते आप कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। लोकतांत्रिक जिम्मेदारी जो समाजवादी पार्टी की, हम उसको निभा रहे हैं। भाजपा क्या कर रही है? विपक्ष के नेता आज जब धरने पे बैठे तब आप कह रहे हैं कल सदन में चर्चा के लिए हम तैयार हैं। 2 दिन से क्यों नहीं तैयार थे? उससे पहले आप छात्रों से बात करने के लिए क्यों नहीं तैयार थे? आज आप हमें आईना दिखाने का सब बात कह रहे हैं। इस्तीफा क्यों नहीं हुआ धर्मेंद्र प्रधान का? क्या ऐसा राज है जो उनके इस्तीफा देने के बाद वो सामने ले आएंगे? किस चीज को छुपाना चाहते हैं? इसलिए ये कहना कि राजनीति नहीं होगी मुद्दे पे, राजनीति ना की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना डायलॉग है, इसको बंद होना चाहिए। इस देश में लोकतांत्रिक जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है और हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अगर छात्र धरने पे बैठे आप देखो चांद साहब, ठीक है, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रख रहा हूं, लेकिन आप अपनी बात ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ मत कीजिए। आप अपनी बात कीजिए जनता की, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए या किसी अमुक पार्टी के लिए जवाबदेह नहीं है, आप जनता के लिए जवाबदेह हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए। 18,000 प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हुए तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं बंद हुए थे। उत्तर प्रदेश का गरीब, किसान, मजदूर, उनके बच्चे पढ़ते थे, उस मुद्दे को उठाया तो ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं था, ये उत्तर प्रदेश का मुद्दा था। तो मैं अभी भी तो यही कह रहा हूं कि अभी इसीलिए कह रहा हूं, अच्छी बात कर रहे हैं आप, अपनी बात को जनता की तरफ ही रखिए। ठीक है, काफी देर बात हुई आपसे चांद साहब, आऊंगा दोबारा आपके पास, नहीं तो हम 1 to 1 ही करते रह जाएंगे। प्रेम जी 10 सेकंड, विपिन जी 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा विपिन जी, 10 सेकंड लूंगा मैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम लखनऊ जो जिन स्कूलों का संचालन करता है, जहां पे मिड डे मील तक फ्री है, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक शिक्षा उनको मिड डे मील देना होता है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नगर निगम लखनऊ ने यह फैसला लिया है कि मिड डे मील छोड़िए, उन गरीब बच्चों से जिनको शिक्षा फ्री देनी है उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, फीस के पैसे लिए जा रहे हैं। यह भी मुद्दा हम उठा रहे हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। हम लगातार शिक्षा को लेकर, नौजवानों को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुद्दों को उठा रही है। अच्छी बात है सर, बढ़िया बात है, लेकिन कई बार क्या होता है, चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती हैं। आप काम कर रहे होंगे, मैंने मना नहीं किया, लेकिन अब जो ये इतनी बड़ी चीज़ आई, इतना बड़ा मुद्दा आया, देशव्यापी बना, उसमें ज़्यादा थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है सभी दलों की। प्रेम कुमार साहब, एक बात बताइए, कल को धर्मेंद्र प्रधान साहब इस्तीफा दे भी दें, क्या उससे यह श्योरिटी हो जाएगी कि देश में आज के बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा? मुद्दा क्या है, प्रधान साहब का इस्तीफा चाहिए या हमें एक क्लीन परीक्षा व्यवस्था चाहिए? जी शुक्रिया विपिन जी। देखिए, मुद्दा यह है कि अकाउंटेबल होना होगा, सरकार को अकाउंटेबल बनाना होगा। अगर सरकार अकाउंटेबल नहीं होगी तो अकाउंटेबल बनाने के लिए डेमोक्रेसी कौन बनाएगा? नहीं जाएंगी। आंदोलन उसी का तरीका है, प्रतिपक्ष की मौजूदगी और उसका व्यवहार उनसे अपेक्षा है। तो अकाउंटेबल जब हम बनाना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अनिवार्य हो जाता है। पहले तो इस्तीफा दो, तुमसे नहीं संभल रहा है, कोई दूसरा आएगा
वो शायद संभाले और फिर और व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात होगी। लेकिन हम इस्तीफा ही नहीं होने देंगे तो ये पहला काम ही नहीं होगा, तो अकाउंटेबिलिटी आती कैसे है, ये बताना और समझाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अनिवार्य और पहली शर्त बन गई है आज की परिस्थिति के हिसाब से, मेरा मानना है। दूसरी बात है कि हमेशा की राजनीति से परे रहना चाहिए। देखिए, राजनीति जो होती है वो जनता से जुड़े हुए विषयों को लेकर होती है। शिक्षा उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है और मुझे ध्यान है जैसे राहुल गांधी ने 2-1 जो छात्रों की गूंज की और उन्होंने जो उनमें तथ्य रखे कि शिक्षा का जो बजट है, 4-5 परीक्षाओं में जो परीक्षा शुल्क लिए जाते हैं, अभिभावक पैसे देते हैं, उसके बराबर लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास वो बताते हैं। तो जो उन्होंने आंकड़े रखे उससे ये शिक्षा व्यवस्था पर सवाल और गहरा हो गया। देखिए, पेपर लीक हजारों करोड़ का मसला है। पेपर लीक सिंपल भ्रष्टाचार नहीं है, इसमें हजारों करोड़ है। तो इस जब हजारों करोड़ का घोटाला होता है तो इसमें पूरा तंत्र और सरकार भी शामिल मानी जा सकती है, शक की सुई होती है क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की होती है। जब इतना बड़ा मसला है तो हम इसको आइसोलेटेड तरीके से देख भी नहीं सकते और ये भी नहीं कह सकते देखो इस स्टेट में हुआ, उस पार्टी में हुआ, इस पार्टी में हुआ। आज का घोटाला सैकड़ों और हजारों करोड़ का है तो इसको खत्म करने के लिए भी उतना ही बड़ा प्लान लेकर के सामने आना होगा और वो नहीं आया जा रहा है। संसद किस लिए होती है? संसद शिक्षा के मुद्दे पर और इस हजारों करोड़ के घोटाले पर बात करने के लिए अगर नहीं है तो फिर संसद की आवश्यकता क्या है? आज राहुल गांधी जब धरने पर बैठे तो जितेंद्र सिंह आए और उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो और फिर उन्होंने आरोप लगाया कि अब ये दूसरी मांग लेकर आ गए। देखिए, संसद में चर्चा के लिए आवाज उठाना अपोजिशन का संसद के भीतर का दायित्व है और छात्रों पर जो बर्बरता हुई उसके लिए और पूरे शिक्षा पर और कुछ मांगों को जोड़ते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना, गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराना, प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना, ये संसद से बाहर भी धरने का मकसद हो सकता है। तो इसमें ये बताना कि ये तो भ्रमित हैं, ये भी एक राजनीति ही है। तो राजनीति मूल सवाल प्रेम जी ये था, आपको तारीख याद होगी, 3 मई को ये पेपर लीक हुआ था, ठीक है? आज क्या तारीख हो गई? 21 जुलाई। क्या विपक्ष का यह दायित्व नहीं बनता था कि वो 3 मई को ही पूरा देश सिर पे उठा लेता? मैं इस पर यह कहना चाहता हूं, जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन को उन्होंने अपॉलिटिकल रखना चाहा और पॉलिटिकल लोगों को दूर रखा, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल लोगों को उन्होंने आमंत्रित करना भी शुरू किया और इस बीच छात्रों की गूंज नाम से कांग्रेस अपना कार्यक्रम करती रही, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों को कहीं समर्थन और कभी अपने स्तर पर विरोध वो भी आयोजित करते रहे और देश की दूसरी पार्टियों ने भी वो किया। लेकिन जब छात्रों की पिटाई हुई दिल्ली में और कोई जी, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, एक मिनट रुकिए ना, रुकिए सर प्लीज, 1 मिनट रुकिए। कौन है ये कॉकरोच जनता पार्टी? कब बनी, कैसे बनी, क्या इसका इतिहास है ना? दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। तो एक कॉकरोच जनता पार्टी उतर के इतना बड़ा आंदोलन करे, उस पर पुलिस का डंडा चले और उसके बाद देश की बड़ी बड़ी पार्टियां आके उस धरने में शामिल हो और फिर अपनी बात बोले, क्यों बाकी समय वो कहां हैं? ठीक है, आपका प्रश्न, आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर सकते। मैं विपक्ष को और पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की बात ही नहीं कह रहा, इसीलिए मैंने सवाल शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और आपको लगा कि मैंने उनसे बहुत प्यार से और बहुत आसान सवाल पूछे, तो दोबारा यूट्यूब पे देख लीजिएगा, अभी दोबारा उनके पास जाना है। लेकिन जो सवाल है वो तो आएगा सर, आएगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष से ज्यादा और सबसे पहले सत्ता को कटघरे में खड़ा करने की बिल्कुल, क्यों नहीं, ये क्लियर रहना पड़ेगा हमारे में। हाँ, बिल्कुल, कहां मना किया? इससे सवाल ही सत्ता से शुरू किया था। तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष पहले दिन इस आंदोलन को उठा ले सकता था, तो मुझे लगता है कि आंदोलन तैयार होने में भी वक्त लगता है, वरना सोनम वांगचुक को 24 दिन तक। अब मैं क्या बोलूं सर, मैं क्या बोलूं अब, मतलब
मैं क्या बोलूं आपके इस सवाल तर्क पर? देखिए, जब सोनम वांगचुक 24 दिन अनशन कर चुके हैं, पहले दिन तो लोग नहीं जुट गए जंतर मंतर। कुछ दिखा रहे ईशान जी, कोई क्लिप दिखा रहे? जागरूकता आंदोलन क्या है ईशान जी, क्या है ये जो आप दिखाना चाह रहे हो? विनीत जी, ये एसएससी के स्टूडेंट, जब एसएससी का पेपर सरकार, मोदी सरकार ठीक से नहीं करवा पा रही थी, और यही धर्मेंद्र प्रधान उस समय भी देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बच्चे आंदोलन कर रहे थे। ये तब की क्लिप है राहुल गांधी जी की, एक बार देख लीजिए। मैं चाहूंगा कि देखिए ठीक है, मैं बहुत सारी बातें नहीं, आपने एक आक्षेप लगाया कि विपक्ष कहां था, राहुल गांधी कहां थे। मेरी बात समझिए, राहुल गांधी दोनों हाथ जोड़ के, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, 2 मिनट मेरे को सुनिए। जब मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी कहां थे, तो मुझे उनका गेस्ट अपीयरेंस नहीं चाहिए ना सर। मुझे राहुल गांधी जी का वो, क्यों आप डिसाइड करेंगे क्या गेस्ट अपीयरेंस है क्या नहीं है? वो अगर वो पुरोधा बन रहे हैं इस आंदोलन को, तो वो उस आंदोलन को वहां से उठा के खड़ा करेंगे ना। आप बात क्यों नहीं समझ रहे मेरी? आपको ये लग रहा है कि मैं विरोध में ही बोलूंगा आपके। पहले तो ये आप मन से ये सवाल हटाइए, मन से ये भ्रम निकालिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो मैंने आप ये मान के चल रहे हो कि आप आए हो किसी चैनल पे, तो जो एंकर बैठा है वो आपको काटेगा ही काटेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तब मेरी बात सुनोगे ना तो शायद समझ पाओगे। मैं सारे चैनलों पे जाता हूं, ऐसा नहीं है, सारे चैनलों पे जाता हूं मैं, और मेरे को सबका हाल पता है, ठीक है। मैं पहली बार नहीं आया हूं। दूसरी बात, अभी भारत तो फिर आपको नहीं पता है? राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, एक मिनट, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने छात्रों के बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया। जब भारत जोड़ो यात्रा दोबारा करी राहुल गांधी जी ने, मणिपुर से लेकर मुंबई तक छात्रों के मुद्दे उठाए, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, युवाओं के लिए बात समझिए, एक बात समझिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। एक मिनट सुनिए, मैं आपसे संवाद ही तो कर रहा हूं, मैं आपको रोक नहीं रहा। एक मुद्दा ऐसे उठाना कि आपने एक यात्रा कर दी, उसमें मुद्दे उठा दिए, अलग बात है। एक आग लगी हुई है, उसको बुझाना है, सामने से लगी हुई आग को, वो अलग बात होगी ना सर। दोनों एक जैसी बात हो जाएगी क्या? दोनों अलग बातें हैं ना। बात जो आप बोल रहे हैं कि मुद्दा उठाना है, मुद्दा उठाना ही तो प्राथमिकता है ना। सही मुद्दा उठाना प्राथमिकता है कि नहीं? आप बहुत अच्छा किया उन्होंने, यात्रा निकाली, आप इसको सही मानते कि बहुत बढ़िया किया। लोग शायद जुड़े भी होंगे। नहीं, मैं यात्रा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ यात्रा की बात नहीं कर रहा। आज इतनी बड़ी घटना घटी इस देश में, मैं यही तो चाह रहा हूं कि आप लोग जो कि राजनीतिक पार्टियों को बिलोंग करते हो, कभी विपक्ष में हो, कभी सत्ता में हो, आम व्यक्ति की उस पीड़ा को तो समझो। आपके लिए वो राजनीति है। पीड़ा को समझते हुए ना, आप एक मिनट अभी सुनिए। अगर आपको अभी यहां पर कुछ वरिष्ठ पत्रकार के भेष में आरएसएस के कुछ लोग बैठे, अरे फिर आप देखिए, ऐसे मत, सिंपल बात रखिए, ऐसे मत बोलिए। अरे भाई, मेरा आपको क्यों दिक्कत होती है? नहीं, मुझे दिक्कत इसलिए होती है सर, क्योंकि कोई भी यहाँ पर ऐसी आपको लगा इतनी देर में, आपको लगा इतनी देर में किसी ने भी इनडायरेक्ट कोई टीका टिप्पणी की? आप सीधी बात रख दो ना प्लीज, ऐसे मत करो। अरे करिए ना, मैं बैठा हूं। आपको दूसरे चैनल पे मिलेंगे, वहां उनसे वैसी बात कर लेना। वैसे तो मैं वो भी नहीं कहूंगा, लेकिन मत कीजिए ना, सिंपल प्यार से बात कीजिए। आपको क्यों मिर्ची लगती है? मुझे मिर्ची नहीं लग रही, मुझे आपत्ति है सर। कुछ नहीं हुआ, मुझे आपत्ति है, मुझे मिर्ची नहीं लग रही, क्योंकि ये शो मेरा है। आप अपनी आपत्ति, और मैं अपने चैनल की गरिमा और शो की गरिमा को बनाए रखना चाहता हूं। तो कोई दिक्कत है आपको? प्रॉब्लम है? नहीं। हाँ, तो मैं भी आप मेरी रिक्वेस्ट है, चलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये तो चलेगा? जो लोगों के सच्चे, हाँ बिल्कुल, जो लोगों के सच्चे चेहरे ना, मैं भी आपकी चैनल की गरिमा बनाने के लिए उसको सच्चे चेहरों को सामने लेकर आ रहा हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा, महोदय तो ठीक है ना, उससे भी आपत्ति है। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने अभी ये कहा कि हमने जब नीट का पेपर लीक हुआ तो सही तरीके से नीट का पेपर करवा लिया, 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसके बावजूद भी आपको शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? 22 लाख बच्चों ने पहला पेपर दिया नीट का, और जब दोबारा रीनीट का पेपर हुआ ना, तो 20 लाख बच्चों ने दिया, 2 लाख बच्चे सिस्टम से हार गए, सरकार से परेशान हो गए, पेपर लीक से परेशान हो गए, और उसमें से कम से कम 20 से ज्यादा बच्चों ने, 20 तो हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाना और जान लेना मुनासिब समझा, और उस सिस्टम से हार गए। किसके सिस्टम से हार गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिस्टम से हार गए, धर्मेंद्र प्रधान के सिस्टम से हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पापियों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो पापी हैं, पाप करने वालों के साथ तो वो खड़े हुए हैं।
भाई धर्मेंद्र प्रधान के राज में वो पिछले 5-6 सालों से शिक्षा मंत्री हैं। नीट का पेपर 2 बार लीक हो गया, सीबीएसई में धांधली हो गई, बच्चे 12th क्लास तक की जो प्राइमरी एजुकेशन, हमारी जो फंडामेंटल एजुकेशन है 12th क्लास, उसके बच्चे परेशान हैं। आज युवा के पास नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार है। पापियों के साथ क्यों खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, ये बताइए ना। पापियों को अपने कैबिनेट से निकाल के बाहर खड़ा कर दीजिए। अकाउंटेबिलिटी कहां है, ये बताइए ना। ये सवाल पूछिए आप तुहिन सिन्हा जी से, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए पूछ ही लेते हैं। तुहिन सर, एक बात बताइए, 2-3 चीजें हैं इसमें। अब अकाउंटेबिलिटी पे सवाल पूछिए। हाँ, अकाउंटेबिलिटी का भी सवाल पूछ रहे हैं सारे और सवाल, और शुरू में भी जो मैंने सवाल पूछे वो कोई अकाउंटेबिलिटी से हट के सवाल नहीं थे। बट अगेन तुहिन सर, एक बात बताइए कि एक तो ये कि लगातार 3-4 साल से पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा हो गया है, जो मैंने आपसे शुरू में भी पूछा था। आपने कहा कि उसके बाद अभी सफलता से एग्जाम करा लिया गया, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये गारंटी है कि इसके बाद भी अगला एग्जाम, और आप जो कह रहे थे ना कि वो फिर आप आसान सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक मिनट पूछने तो दीजिए, पूछने तो दीजिए। अरे सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। फिर आप ही मेरी जगह एंकरिंग कर लीजिए। एक मिनट आप मुझे पूछने दीजिए, क्योंकि नहीं मुझे पूछने दीजिए। अरे ऑडियो डाउन कीजिए ईशान जी का। तुहिन साहब, मुझे ये बताइए, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मुझे ये जानना है कि ये जो इतना बड़ा तंत्र है, कौन है ये लोग जो लगातार हर साल पेपर को आउट कर रहे हैं? आपकी सरकार एक बहुत सशक्त सरकार के तौर पे देखी जाती है, जहां भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी बातें हम सुनते हैं कि ये हुआ, ये नया, एक मिनट सुनिए मेरा सवाल, ये नया भारत है, ये घुस के मारता है, सब कुछ करता है, सारी बातें एक्सेप्टेड है। अगर ऐसा है तो क्या हम ये एक माफिया जो कि हर साल पेपर आउट करा रहा है सर, उसको पकड़ के सामने नहीं ला रहे, उसको, उस तंत्र को पूरा बाहर नहीं निकाल पा रहे? बुलडोजर चल जाते हैं बहुत सारे लोगों के घर पे। कौन है ये लोग? इनके घर पे बुलडोजर चलाइए, इनको हथकड़ी पहनाइए, देश के सामने लाइए। विपिन जी, बहुत इत्मीनान से जवाब दूंगा। जिस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे वो नहीं करूंगा, लेकिन आपको जस्ट याद दिला, धन्यवाद सर। इसी शो पर आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुलकर धमकी दी है कि अगली बार प्रधानमंत्री को घसीट कर रोड पर ले जाएंगे। तो ये भी जरा ना रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि ये आम बात नहीं है एक सभ्य चैनल। अब मैं आपको घसीट के सुनिए, कॉलर से घसीट के और क्या क्या करेंगे वो भी बता दीजिए। ईशान जी, मैं बार बार आपसे, देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ऐसी भाषा का और इस तरीके का आप इस्तेमाल मत करो, क्योंकि इससे पूरी बहस डिरेल होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईशान जी का आप माइक डाउन करो। हाँ, ये बार बार जो धमकी हो रही है, क्या इस पर एफआईआर नहीं होना चाहिए? आप बोलिए, क्या इस पर एफआईआर नहीं? बिल्कुल दूंगा, लेकिन ये बदतमीजी मेरे प्रधानमंत्री के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं। और मुझे लगता है कि एक चैनल के रूप में आपको एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। तीसरी बार खुली धमकी दी जा रही है आपके शो पर प्रधानमंत्री को। आप इस पर विचार करिएगा, आप भी, मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए, हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 1992 फरवरी में जब एक दूसरी पार्टी वहां पर सरगना चलाती थी एंटी पेपर लीक का, वहां हमने पहली जो है एंटी पेपर लीक शायद पूरे देश में हमने लाई थी, राजनाथ सिंह के समय में। अभी जो आप पूछ रहे हैं कब ये सुधार होगा, देखिए यही चीज जो है ना, जीएसटी के समय जब जीएसटी लागू हुआ था, मतलब ये गब्बर सिंह टैक्स है, किसी भी तुहिन जी एक बात को समझिए। एक मिनट आपको मैं बीच में टोक रहा हूं। जीएसटी एक अलग तरीके की चीज थी, वो एक अलग तरीके का रिफॉर्म था, वो अलग है। ये रिफॉर्म नहीं है ना सर, ये ऑलरेडी एक चीज है जिसके बहुत गहरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आप भी सुनिए थोड़ा, मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि इस प्रकार के संशय हमेशा से लगाए गए कि ये सरकार सुधार नहीं कर सकती। मैं अगर आपके शो पर कह रहा हूं कि ये लास्ट बार है जब इस प्रकार का पेपर लीक हुआ है। यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज मीटिंग में कहा है। तो आपको अगर विश्वास करना है उस पर तो आप करें, नहीं तो बार बार वही सवाल पूछे, बार बार मेरा वही उत्तर होगा। सवाल तो सर बनेगा, क्योंकि ये सबकी पीड़ा है। वो पीड़ा जब तक शांत नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? आप खुद बताइए। मेरा उत्तर वही है कि अगली बार नहीं होगा। हताश बेरोजगार युवा सड़क पे घूम रहा है, पेपर लीक से परेशान है, लाठियों से भांज रहे हैं, उसको नहीं है भरोसा इस प्रधानमंत्री पे। वो तभी मैं कह रहा हूं
देखिए, सत्ता से बाहर सबसे करेगा पहले तो युवा, जब तक इसी ये व्यक्ति प्रधानमंत्री माफी को नहीं आप मांगता देखिएगा अपनी ना, भाषा के तो लिए, सत्ता इससे के मैं नशे बात में नहीं करने चूर वाला, है। इसको चलिए अभी तो ईशान जी का माइक अलग कीजिए। ईशान जी आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं। तुहिन साहब, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि आप एक आश्वासन दे रहे हो कि अगले साल से ये चीज नहीं होगी। मैं थोड़ा स्ट्रक्चरल आपसे पूछ रहा हूं, क्या सुधार होने जा रहे हैं? क्या, अगर आप बता पाएं, क्या चीजें हैं जो बदलेंगी? क्या वो एयरफोर्स का प्लेन बार बार लगाना पड़ेगा पेपर के लिए? और पिछली बार तो पेपर सोर्स पे आउट हुए थे, वो ट्रांसपोर्टेशन में आउट हुए ही नहीं थे। मैंने ये तंज क्यों कस रहे हैं आप? अगर हमने एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच करके जी देखिए ना, मैं तंज कस रहा हूं। मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तंज बिल्कुल नहीं कस रहा, और मैं पूरी गंभीरता के साथ इस शो के अंदर आया था, क्योंकि इस बात को आप समझो कि ये आम व्यक्ति का दर्द है। वो आपसे नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा? सरकार से नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा? आप थोड़ा सा चांस ले रहे हैं कि इधर तंज कस दे, उधर तंज कस दे। मैं भी बहुत शराफत से, बहुत अच्छी तरह से आपको बोल रहा हूं कि पहली बार शायद एयरफोर्स का उपयोग किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हमने अपनाया कि किसी भी तरह से हमें सुनिश्चित करना था कि दोबारा कोई कमी नहीं आए री एग्जाम में। दोबारा ये मौका नहीं आने वाला है, क्योंकि जो मैंने कहा है, व्यवस्थागत, नीतिगत, प्रणालीगत सुधार ऑलरेडी अंडरवे है, जो आपको अगले साल दिख जाएगा। अगर अब तो चौथी बार वो सवाल पूछेंगे तो चौथी बार भी मेरा उत्तर वही होगा। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि क्या सवाल बनता है। लेकिन तुहीन साहब देखिए, बार बार लोगों के मन में बात आ रही है कि जो उनकी पीड़ा है उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा, और इसी चीज को लेकर ना फिर विपक्ष आपसे कहेगा, एक मिनट सुनिए मेरी बात, कि सरकार सुनती नहीं, सरकार जवाब नहीं देती, सरकार में अहंकार आ गया, तमाम चीजें। तो मैंने तो आपसे सीधा सच्चा सवाल, एक मिनट वही सवाल पूछेंगे तो एक मिनट, मैंने आपसे कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा। तंज पता नहीं आपको क्यों लग गया। मैंने आपसे एक बहुत कॉमन आदमी की पीड़ा पूछी, आप उसका सीधा सच्चा जवाब देते। मैंने कोई ऐसा सवाल, कोई अनर्गल बातचीत यहां पर नहीं की, ना कोई आड़ा टेढ़ा। बिल्कुल मैंने बिल्कुल हाँ, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ना पे शो देखिएगा रात को, क्योंकि ना सर, बहुत सारे बच्चे जिनका एग्जाम, जिन्हें री एग्जाम देना पड़ा, कुछ बच्चे हमारे बीच में नहीं भी हैं, वो पीड़ा बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी। ठीक है, आई होप आप उसे समझोगे। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा ना आपको ईशान जी ने हर्ट कर दिया है, तो आप थोड़ा मुझसे भी वो कर रहे हैं। मैंने नहीं ऐसा कुछ बोला। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे। जो पूरा घटनाक्रम आप 2-3 दिन से देख रहे हैं, जो बड़ा हो गया 2-3 दिन के अंदर, जहां नीट पेपर घोटाले से मामला शुरू होके प्रदर्शन, अनशन, धरने तक गया सरकार और छात्रों के बीच, और अब राजनीतिक दल के बीच अच्छी खासी रस्साकशी। और हम तो मूल सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जिस सबके लिए हो रहा है वो प्रणाली अब ठीक हो जाएगी? अब पेपर लीक देश में बंद हो जाएंगे? और वही मूल सवाल रहेगा। ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी गर्माहट हो गई उस चर्चा में। फिर से अपने जो राजनीतिक मित्र हैं उनसे कहूँगा कि हम अपनी बातों को धैर्य के साथ ही रखें और शांति के साथ रखें, तो हम सार्थक चर्चा कर पाएंगे। हर्ष जी, फिर से एक सवाल मैं लेके आता हूं कि देखिए, अभी तुहिन सर भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो एक विश्वास जब हिलता है तो उसको बनाने में फिर कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती। मसलन आप क्या एनटीए में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, कोई ऐसा फ्रेमवर्क बना रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम एम्प्लॉय कर रहे हैं, कोई नया लीडरशिप लेकर आ रहे हैं, लीडरशिप इन द सेंस कि आप सीबीएसई में लाएं, मंत्री को लाएं, या कुछ भी करें, व्हाटएवर। मैं किसी के इस्तीफे या ना इस्तीफे की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं उससे कुछ बदल नहीं जाएगा। ऐसा हो जाने भर से बदलेगा तब जब व्यवस्थाएं बदलेंगी, और व्यवस्थाएं ठोस रूप से बदलेंगी। क्या कहते हैं आप, इसमें कितना वक्त लगेगा? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो ये कि जिसको ध्यान में नहीं उनको फिर से सिर्फ ध्यान कराने के लिए कि पीएमटी से लेकर एम्स से लेकर सारे पेपर लीक यूपीए के शासनकाल में हुए थे। कोई पेपर लीक बचा नहीं था। किसी राज्य में कोई पेपर लीक न हुआ हो, राजस्थान से लेकर कोई ऐसा राज्य नहीं जहां पेपर लीक न हुआ था। और ये जो एनटीए की व्यवस्था, ये क्यों आई, ये लोगों को शायद ध्यान में नहीं होगा। एनटीए की व्यवस्था आई ही इसलिए कि पेपर लीक्स होते थे, उनको रोकने के लिए आई। लेकिन ये व्यवस्था पूरी तरह से असफल रही, क्योंकि लगातार पेपर लीक हुए। जो अभी पेपर हुआ जिसमें कहा गया कि एयरफोर्स तक का एक उनकी मदद ली गई, पीएमओ ने मॉनिटरिंग की और वो पेपर लीक नहीं हुआ, बहुत अच्छे से पेपर हो गया। लेकिन सचमुच ये बड़ी चुनौती है
क्योंकि बच्चे जब परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको एक बार पेपर लीक का मतलब उनका मनोबल टूटता है, कई बार बच्चे अवसाद में चले जाते हैं, कई बार और भी अनहोनी हो जाती है जिसकी चर्चा अक्सर होती है। मेरा यह मानना है कि सरकार को इसका फुल प्रूफ सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। और जब मैं सरकार कह रहा हूं तो सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि केंद्र सरकार की तो इतनी चर्चा हो जाती है जो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं, लेकिन राज्यों में बहुत पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी के पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब को बहुत अच्छे से ये देखना पड़ेगा कि क्या हम छात्रों का भविष्य सुरक्षित रख पा रहे हैं, और उसकी पहली शर्त है कि पेपर लीक नहीं हो। फिलहाल अभी तक कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम हो गया हो ऐसा नहीं दिखता। हाँ, इस बार का पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन कई और राज्य से लेकर केंद्र तक परीक्षाएं होती जिसमें पेपर लीक होते रहे। इसका कैसे होगा ये देखना पड़ेगा। प्रेम जी, क्विकली क्या समाधान हो सकता है? फिर आखिरी में एक बार तुहिन जी के पास जाएंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि क्या तैयारी है अब तक की। आप म्यूट पर हैं शायद सर। बिल्कुल, देखिए, परीक्षा में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी बात है। जैसे अभी रीनीट का ही एग्जाम हुआ तो उसमें मान लीजिए 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी थे, जिनको कॉलेज मिले होंगे 1,30,35,000 होंगे। अब उसमें अगर कुछ एक एग्जाम्पल्स भी ऐसे आ गए कि 2 घंटे में उसके स्क्रीन में मार्कशीट बदल गई, तो फिर बाकी सारे लोग जो असफल हुए सबका विश्वास हिल जाता है कि हमारे साथ भी तो कहीं ऐसा नहीं हुआ। तो उस बात को बिल्कुल नजरअंदाज करना कि पेपर लीक ही एक तरीका नहीं है, उसके दूसरे तरीके तो डेवलप नहीं हो गए। जो होनहार छात्रों को बाहर रखिए और पैसे वाले छात्रों को अंदर कर दीजिए, तो ये विश्वास कैसे पैदा होगा? रीनीट के बाद ये विश्वास मजबूत नहीं हुआ है, कमजोर हुआ है। अब कैसे होगा? आपका सोल्यूशन है भाई, ये सोल्यूशन तो एक सिस्टम ही बढ़िया से दे सकता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। इंडिविजुअल लेवल पर इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। हम नहीं सुझा सकते कि ऐसे पेपर लीक रुकेगा या ऐसे विश्वास पैदा होगा। ये सरकार को अपने मेथड से, पारदर्शिता से विश्वास दिलाना चाहिए। वो स्टूडेंट जो रांची में बैठकर दिखा दिया, बता दिया कि देखो कैसे आपके सिस्टम को हैक किया जा रहा है, ऐसे होनहार छात्रों को, ऐसे होनहार प्रतिभा को जगह दीजिए, दुरुस्त कीजिए। पूरे एनटीए सिस्टम को बदलना हो तो खत्म कर दीजिए एनटीए सिस्टम को, कि एक दूसरी व्यवस्था लाइए, लेकिन विश्वास कायम रखना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जी विपिन जी, तुहिन सर, देखिए अब 2 पत्रकार मित्र यहाँ पर और जिन्होंने बड़ी निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखी, रिस्पेक्टिव ऑफ की क्या कि ये कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर्ष जी ने तो ये भी कहा कि फिलहाल कोई ऐसा ठोस सिस्टम नहीं दिख रहा जिससे हम बड़े आश्वस्त हो जाएं कि आगे चल के ये चीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगेन सवाल आप ही के पास आएगा सर, आई एम सॉरी। देखिए विपिन जी, ये सरकार जो है वो सुधार में, रिफॉर्म्स में यकीन करती है। अभी हर्षवर्धन जी ने आपको याद दिलाया ना कि एनटीए का निर्माण तो हुआ ही इसलिए था क्योंकि देश जो है त्रस्त था यूपीए काल के एग्जाम पेपर लीक से। अगर वो एनटीए का रिफॉर्म नहीं वर्क किया है और रिफॉर्म्स होंगे, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता तो जो है अटूट है। मैं याद नहीं दिलाना चाहता हूं इनके समय का, लेकिन देखिए जो एक भी पेपर लीक, पता नहीं आपको क्यों ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरी दुनिया में हैं, हम भी उतने ही आहत हैं। और इसीलिए ये प्रतिबद्धता जो है, ये हम गिमिक्स में यकीन नहीं रखते हैं। जब हो जाएगा, आपको अगले कुछ महीने में वो व्यवस्था नजर आएगी और उस पर काम चल रहा है। अगर मिनिस्टर नहीं बदला जा रहा है तो ये भी तो आप सोचिए ना, उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है जिनका संपन्न होना, जिनका पूरा होना बहुत जरूरी है। अगेन वो मिनिस्टर को बदलना नहीं बदलना, हम वहां तक गए नहीं सर। हम तो ये चाहते हैं, मतलब देश की जनता अब ये चाहती है। कल भी देखिए, अब मैं आपको हल्का सा रेफरेंस देता हूं, कल भी सेम शो हुआ था, कांग्रेस भी आए थे, बीजेपी भी आए थे। बात निकली कि 2006 से पेपर लीक हो रहा है, मतलब कितना, 20 साल। 20 साल मतलब 12 साल की आपकी सरकार, 8 साल की इनकी सरकार। तो ऐसा क्या बड़ा तंत्र है ये? ऐसे कौन लोग हैं, कितने ताकतवर लोग हैं कि सत्ता पे सत्ता, सरकारों पे सरकारें बदलती चली गई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया सर। इसका मतलब इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो जो मैंने आपको याद दिलाई, ये 20 साल नहीं, ये 40-50 साल से हो रहा है। और इसीलिए 1992 में देश का जो सबसे पहला कानून था वो हम ही लोगों ने लाया था उत्तर प्रदेश में। और आज भी जो है, जो अगर पूरा सुधार, जो अगर आपको जो कहते हैं कि नामो निशान जो है मिटेगा इस सरगना का, तो वो हम ही करने वाले हैं और अगले 1 साल में करने वाले हैं।
हाँ, तो बस ये अच्छी बात है। अब आप यहाँ पर आखिरी, क्योंकि अंतिम 1 मिनट मेरे पास रह गया है, मैं मानूं कि आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ से जो भी ये पूरे सिस्टम की खामियां हैं, चाहे उसे एनटीए के परिवर्तन व्हाटएवर, वो टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अंततः तो गत्वा जो उसका रिजल्ट निकलेगा कि देश में पेपर लीक, और पेपर लीक से ये नहीं है कि बच्चे की साल भर की मेहनत खराब, वो तो उसका एक दुखद हिस्सा है, लेकिन सोचिए जो एडमिशन होते हैं, यानी कोई इंजीनियर कैसे बन रहा है, कोई डॉक्टर कैसे बन रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी आ रही है, वो भी तो देश के लिए उतना ही बड़ा प्रश्न है। निवेदन करने से सवाल नहीं पूछे जाते हैं कभी भी। 1 मिनट सर, आप तो चुप ही रहो। नहीं, मैं आपके जो तौर तरीके है ना, भाषा, नहीं, क्या तरीका है, चुप रहो। नहीं, आप इनका ऑडियो डाउन करो, आप इनका ऑडियो डाउन कर दो। मुझे आश्वासन दीजिए तुहिन जी। विपिन जी, एक अगर 30 सेकंड है आपके पास, अगर 30 सेकंड है आपके पास, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बिल्कुल यही चाहिए के वीडियो को आप देखिए और एक एफआईआर जरूर लॉन्च कीजिए, क्योंकि आपके स्टूडियो में आप करा लीजिएगा, वो आप करा लीजिएगा, सड़क पर घसीटने की भाषा करा लीजिएगा, लेकिन मूल सवाल जो मेरा है, आपका आज का आश्वासन बहुत सारे लोगों को ये विश्वास दिलाएगा कि कुछ काम हो रहा है, वो आप करा लीजिएगा जो आपको करना हो इनके खिलाफ, जो भी है वो पार्टियां आपस में जाने। पहले वाक्य में ही कहा था, वो मैंने पहले वाक्य में ही कहा था, आप थोड़ा सा आपने विलंब किया, लेकिन मैंने पहले वाक्य में ही कहा था ये एश्योरेंस। हाँ सर, दोहरा भी देंगे तो अच्छा ही रहेगा। नहीं, मैं तो पूरे शो में यही कह रहा हूं कि ये लोग जो हैं, देखिए, मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। हम जो है वास्तव में आहत हैं, क्योंकि हमारी सरकार से एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज्यादा है, कहीं अधिक है, और इसीलिए हम ज्यादा आहत हैं, हम ज्यादा प्रयत्नशील हैं कि दोबारा कभी ये नामो निशान नहीं रहे। ठीक है, गॉट योर पॉइंट, क्योंकि मुझे बताया गया है मेरा समय समाप्त हो गया। मैं ये मान के चलता हूं कि तमाम राजनीति होगी, तमाम बातें होंगी, लेकिन अगले साल और उससे पहले, मतलब अगले साल तो रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले हम धरातल पर कुछ ठोस होता हुआ देखेंगे, कोई एक सिस्टम बनता हुआ देखेंगे जो हमारे भी सामने हो कि हाँ ये चेंज आ रहा है, इससे ये परिवर्तन आएगा, इससे ये चेंज होगा। ये सारे के सारे लूप होल्स थे जिन्हें क्लोज किया गया है, और अब आगे परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, न देश के छात्रों को डरने की जरूरत है, न देश के भविष्य के साथ कोई इशू होगा। यही सब लोग चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।